मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब आपके संकट के दिन थे और आपकी पार्टी एक तरह से टूट ही गई थी, तो क्या ये सच है आपके दोस्त तेजस्वी यादव ने उनकी पार्टी आरजेडी में आपको शामिल होने का प्रस्ताव दिया था? ना ऐसा कोई प्रस्ताव आया था, ना भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव की गुंजाइश है। मेरी अपनी पार्टी है, गठबंधन में रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे, बट किसी के साथ मर्ज नहीं करूंगा। बुरे वक्त में आपकी पड़ोसन सोनिया जी का भी कोई मैसेज नहीं आया? Well, I'm thinking of it now. नहीं। और भविष्य में इस बात की कोई संभावना है आप कभी राहुल गांधी के साथ जाएंगे? Well, कहा जाता है you should never say never, but I think this is one thing I can surely say never. तो आपके गठबंधन की कितनी सीटें आ जाएंगी बिहार में? गठबंधन की अगर आप बात करें, मैं दावे के साथ कहता हूं 40 की 40 सीटें। अब मैं बताता भी हूं, कारण है मेरे इस दावे का। 2019 का चुनाव हम लोग मात्र 3 दल मिलकर लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोग सिर्फ 3 दल थे। हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें जीती। 2 और ऐसे मजबूत दल जो 2019 में विपक्ष के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये 2 दल आज की तारीख में हम लोग के गठबंधन के साथ आए। तो जब 19 से ज़्यादा ताकत हमारे गठबंधन की 2024 में बढ़ी है, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एक सीट पिछली बार हम लोग चूक गए थे, किशनगंज की सीट, वो भी हासिल करेंगे और 40 की 40 जीतकर 400 प्लस सीटों में बिहार का ये योगदान है। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में चिराग पासवान पर इल्जाम और सवालात का एक और। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या है? जब मोदी जी की सरकार बने उसमें कौन सा मंत्रालय मिले? मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैंपेनिंग के दौरान किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं चिराग पासवान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पर इल्जाम है कि ये ओवर एम्बिशियस हैं। चिराग, आजकल जो आपकी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उसमें गाने कैसे बजते हैं मैं लोग बताना चाहता हूं। शेर का बेटा है चिराग, पूरे बिहार का चहेता है चिराग। अब 5 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैं पूरा बिहार जितवा दूंगा। तो जब 2 सीटों वाली पार्टी पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, तो 5 सीटों पर ये सोच तो रख ही सकता है। आजकल जब हम तेजस्वी की पब्लिक मीटिंग देखते हैं उनमें भी बहुत भीड़ आती है और बहुत जोश उस भीड़ में होता है। नहीं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको एक वैरायटी मिलती है और ये होना भी चाहिए। अंतोगत्वा हम लोग जनता के दरबार में हैं, पब्लिक डोमेन पे हम लोग खड़े हैं। निर्णय उन्हीं को लेना है, वो अपना विजन रखते हैं, मैं अपना विजन रखता हूँ। इवेंचुअली जनता को ये डिसाइड करना है कि उनको, अब मैं बोलूँगा तो लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो एमवाई की बात करते हैं। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि बांटने वाले की राजनीति के साथ जाना है या समावेशी जोड़ने वाले की राजनीति के साथ जाना है, एमवाई समीकरण करने वाली राजनीति के साथ जाना है, कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच रखने वाली राजनीति के साथ जाना है। अपनी पब्लिक मीटिंग में तेजस्वी गाना गाते हैं। really? आपके तो रिकॉर्डेड गाना चलता है, वो खुद गाते हैं। वो कहते हैं तुम धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ गई तो हाथ मलोगे। ठीक है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, बस दिक्कत यह है ना कि इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर राजनीति की गंभीरता को नीचे कर दिया। आप एक प्रदेश का नेतृत्व रखने की सोच करते हैं, कैसे परिवार से आते हैं जहां आपके परिवार में ही 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है राजनीति में गंभीरता का बने रहना ज़रूरी है। एक बड़े राज्य के नेतृत्व की सोच आप जब रखते हैं तो ऐसे में उसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, उनका ऐसे गाने गाने से एनडीए के जितने नेता आते हैं
ये भाषण देते हैं लेकिन कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। आज से एक दशक पहले रजत सर मुझे नहीं पता था और मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी पता कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, कौन से पायदान पर थी, नहीं थी। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। ये हो गया एक विषय। अब लोग बोलेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्रियों से लेना देना हमें क्या, बट जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा कमाई आती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। ये वो बुनियादी तौर पर देश को मजबूत करने की दिशा में रखे गए नींव है, जो मुझे विश्वास है कि 2047 तक जब हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसके लिए इस नींव का मजबूत होना ज़रूरी है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने सोचा था कि महिलाओं के लिए एक शौचालय बना दें? महिलाओं के लिए क्यों, फॉर दैट मैटर इवन पुरुषों के लिए। भाई हम लोग क्या खुले में जाने का कोई किसी को शौक है क्या? क्यों नहीं किसी ने सोचा कि उनके लिए आप एक शौचालय बना दें? ये सोच अब ये बहुत बेसिक है, बट सोचिए आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कितना बल देती है। उज्ज्वला योजना, आज सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं गांव-गांव में, वो चूल्हा चौखट धुआं, उनके स्वास्थ्य पे उसका बुरा लाभ, ये तमाम चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, बहुत बेसिक हैं, बट जब आप किसी गांव में जाइएगा ना, ये सबसे बड़ी ज़रूरतों में से हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज उस गरीब की सबसे बड़ी ज़रूरतों को चिन्हित कर कर उस नींव को मजबूत किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल में जब हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे अर्थव्यवस्था के मायने में, आज पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये डेटा है ऑथेंटिक, ये डेटा ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई डेटा बना के लेकर आ रहा हूँ। 25 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी रेखा से। आप विकसित देश तभी बना पाएंगे ना जब विकसित राज्य होंगे, जब विकसित विधानसभाएं होंगी, विकसित प्रखंड होंगे, ब्लॉक्स बोलते हैं कई जगह पे, ब्लॉक होंगे, पंचायतें होंगी, गांव होगी। उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। तो जो लोग ये गाना गा के भाषण देते हैं, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या है? जब मोदी जी की सरकार बने उसमें कौन सा मंत्रालय मिले? अच्छा, पहली बात तो थैंक यू। पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ओवर एम्बिशियस मैं इसको कतई इल्ज़ाम नहीं मानूंगा। और मैं चाहता हूं और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, होइए एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होइए। जब तक आप ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। दुनिया निर्दयी होती है, लोग आपको सिर पीछे खींचेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा और ये हर किसी को होना चाहिए। तो मैं अच्छा मानता हूं कि मैं हूं। अब जनता में से हम लोग सवाल ले लेते हैं। आप एक एक्टर रह चुके हैं और आप बहुत गुड लुकिंग भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैंपेनिंग के दौरान किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? सिर्फ कैंपेनिंग के दौरान? आप बता सकते हैं। नहीं, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न लोग थोड़ा घबरा जाते हैं मेरे पास आने से। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी वाइब्स देता हूँ, बट ठीक है, ऐसा नहीं होता, नहीं तो मैं ही ब्लश कर जाऊँगा। तो ऐसा नहीं हो मेरे साथ तो अच्छा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि मैंने सुना है कि आपको आपकी मूवी के डायलॉग्स याद नहीं होते थे, तो हाँ। आपको इतने लंबे लंबे भाषण कैसे याद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पता है, दिस यूज टू हैपन एक्चुअली। मैं रजत सर, मतलब मैं सेट पे जाता था तो मुझे 1 पन्ने का डायलॉग दिया जाता था, है ना, और जब मैं बोलने लगता था तो मैं उसको 2.5 पन्ने का बना देता था, बोलता ही रहता। अब नेता का खून है, ठीक है, तो अब वो उबाल तो मारता ही था, इम्प्रॉम्प्टू बोलने की आदत है। तो जो आधे मिनट का सीन होता था मैं उसको 2.5 मिनट 3 मिनट तक मैं उसको खींचता रहता था। तो ये मेरे साथ सही में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, ना मुझे डायलॉग्स याद होते थे, और इसीलिए अब भाषण याद करके नहीं देता, ना पढ़ के देता हूँ, जो दिल में आता है बस वो बोलता हूँ। इसमें 1-2 सवाल ले लीजिए। आप इतने युवा अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री कब तक बन पाएंगे? इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री कब तक बन पाएंगे? भाई मेरे पास अगर इसका जवाब होता तो मैं ज़रूर दे देता, बट भविष्य वक्ता नहीं हूँ। और फिर वही बात है जो मैंने अच्छा, ये बता दीजिए, नीतीश कुमार कब रिटायर हो जाएंगे?
हम लोग जनता के उसमें है, पब्लिक डोमेन में है। जनता जिसको नकारेगी वो रहेगा नहीं, जिसको स्वीकारेगी वो आगे बढ़ेगा। मैं खुद बिहार से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या अलग करना, क्या ऐसा दावा करते हैं कि आप कुछ अलग लाएंगे? जैसे कि आपको पता है नीतीश कुमार जी भी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मतलब आप क्या अलग दावा करना चाह रहे हैं? मैं जिस बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं निकला हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में चौमुखी विकास की ज़रूरत है। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हम लोग को रखना होगा, जहाँ एक तरफ शिक्षा पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, ये जात पात धर्म मज़हब नेताओं का भड़काना, लोगों को उलझाना, ये सब चलता रहेगा। तो शिक्षित होना, और मेरे लिए रजत सर ये चिंता की बात है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती? क्यों ये भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हम लोग उसको एजुकेशनल हब बना सकते हैं? दूसरा, राज्य का राजस्व हम लोग को बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगा कैसे? हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं रजत सर, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावना है। अयोध्या में एक राम मंदिर का निर्माण हुआ। आस्था एक तरफ है, मैं अभी आस्था पे जा ही नहीं रहा, पर सोचिए उस क्षेत्र का आर्थिक कितना विकास होने लग गया। वहाँ पर होटल्स आने लगते हैं, रिजॉर्ट्स आने लगते हैं, एमएनसीज आने लगते हैं। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? नाउ जस्ट इमेजिन, वो मंदिर बनने के बाद फिर एक बात है कि आस्था एक तरफ, जिन लोगों का विश्वास है वो जाएंगे। अब सोचिए 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में। हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए, वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं पे बोध गया है, गौतम बुद्ध की धरती, आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर आता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लछवाड़ है, आपका वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती। कितने सरदार समुदाय से सिख लोग वहाँ पर आते हैं वहाँ पर। तो अगर इन सबको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर अगर इसको विकसित कर दिया जाए, रेवेन्यू जनरेशन होने लग जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, वहाँ पे किसानों को लेकर, अब मैं हाजीपुर, मेरे पिता जहाँ से रहे, वहाँ पर अगर हम लोग, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, जो भी हाजीपुर से होगा जानेगा। हाजीपुर का वो केला डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बन जाता है, और उसकी अच्छे से पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सब होती है। अब यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए, तो वहीं पे उस किसान के हाथ में ज़्यादा दाम आएगा, वहीं पे उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी। मखाना, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने उसको दुनिया में फेमस कर दिया। अब वो मखाने को अगर हम लोग वहीं पे उसकी पैकेजिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करने लग जाएं, तो किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। एक और, हम लोग आधा साल तो बिता देते हैं बाढ़ और सुखाड़ की समस्या में। आधा बिहार, अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, बट मैं लिख के आपको देता हूँ, ये जुलाई का महीना बीतने दीजिए, आधा बिहार मेरा बाढ़ में जाएगा, आधा सुखाड़ में जाएगा। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा ना। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना पर। इससे सिंचाई की भी समस्या का हल होगा। ऐसी जगह से पानी को डाइवर्ट करके उन इलाकों में हम लोग लेकर जाएं जहाँ पे सुखाड़ की समस्या है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम लोग तत्काल प्रभाव से अगर हम लोग काम करने लग जाएं, तो बिहार को हम लोग वापस से उसी ग्लोरी में ला सकते हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता था, उसी यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, आप प्रखंड स्तर पे चले जाइए, पंचायत स्तर पे चले जाइए, नहीं है अभी भी व्यवस्था। इन सारी चीज़ों को, जिस मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट ओरिएंटेड करके, टाइम बाउंड करके हम लोग को इसमें आगे जाना होगा। तो ये मेरी सोच है जिसके साथ, एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। यू आस्क मी एनी क्वेश्चन कंसर्निंग बिहार की समस्या, आई हैव अ सोल्यूशन टू इट। मैं यहाँ पे समस्या सुनाने के लिए नहीं, समाधान देने के लिए हूँ।